गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम टू डे 5 ऑफ माय भूटान ट्रिप। थिम्पू से पुनाका की जर्नी करते वक्त सबसे पहले हमने कल रास्ते में देखा दोचुला पास, और उसके बाद हम गए राजा के उस महल में जो राजा ने 17वीं शताब्दी में बनाया था। उसके बाद हमने कल शाम को आखिरी में देखा द हैंगिंग ब्रिज, यानी जहाँ पे आप सस्पेंशन ब्रिज की बात करते हैं। और आज हम जा रहे हैं सुबह सुबह राफ्टिंग करने। तो व्हाइट वाटर राफ्टिंग की जर्नी व्हाइट वाटर राफ्टिंग की साइड से मिलेंगे और वहीं पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए व्हाइट वाटर राफ्टिंग करते हैं। दोस्तों, राफ्टिंग के लिए जाते वक्त आपकी बस या आपकी कार जहाँ पे रुकती है वहां पे एक बहुत ही बढ़िया फ्रूट मार्केट है। फ्रूट मार्केट देखते ही साथ मुझे लगा कि एक बार चक्कर काट के आते हैं, देखते हैं किस प्रकार के फ्रूट्स यहाँ पे भूटान में लोग खाते हैं और मिलते हैं। सब्जियां भी यहाँ पे बहुत अच्छी हैं और अलग अलग। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एप्पल है ये लोकल भूतनीज एप्पल है। दिस इज नॉट इम्पोर्टेड फ्रॉम एनीवेयर, ये लोकली बनता है। आम भी देखिए किस प्रकार से हरे आम है, एंड जहां तक मेरी समझ है ये ऑलरेडी पक चुके हैं। आई ट्राइड दिस फ्रूट, ये अपना रेगुलर गुआवा है। आप इसको काटेंगे तो अंदर से ये लाल है। एंड देखिए इनकी मिर्च बहुत ही बड़ी, बहुत ही बड़ी है। एंड इसके देखने पे मत जाइएगा, ये एक्चुअल में काफी तीखी है। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज आप ये गाजर और मूली दोनों का मिक्सचर लग रहा है ये रेडिश। ये पता नहीं कौन सा अटपटा सा एक फल या फ्रूट है, नॉट एबल टू मेक सेंस ऑफ इट। आप एक बार खा के देखिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसे लगा। तो आप अगर यहाँ पे आते हैं फ्रूट मार्केट आइए और आपकी पसंदीदा फ्रूट खाइए बिफोर यू गो फॉर दिस अमेजिंग राफ्टिंग एक्सपीरियंस। सो दोस्तों, वेलकम टू पुना का व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग, एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसको आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। जब आप पुना का आएंगे आपके गाइड से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपको व्हाइट वाटर राफ्टिंग की बोट बुक करने में मदद करे। यहाँ पे निगोशिएशन की जाती है, तो याद रखिएगा ये पूरी बोट का रेट लगाते हैं। आप 4 लोग हैं या 6 लोग हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। एक व्हाइट वाटर राफ्टिंग के वक्त ये मैक्सिमम 6 लोग ले जा सकते हैं। दिस इज एन अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर राइड एंड इट शैल टेक यू अराउंड 1 आवर। तो आपके साथ प्रोफेशनल लोग भी होते हैं जो आपको गाइड करेंगे, एंड दिस इज एन एक्सपीरियंस यू सिंपली कैन नॉट मिस। अगर आपने ये रिवर राफ्टिंग ऋषिकेश या किसी और शहर में की है, याद रखिएगा पुनाका का अपना ही मजा है। तो आइए व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग शुरू करते हैं और लेते हैं ठंडे पानी का मजा। भूटान के किसी भी शॉप में जब आप आएंगे तो आपको इसी प्रकार की रौनक मिलेगी। यहाँ पे छोटी छोटी मूर्तियां जिसे ये इविल स्पिरिट को भगाने के लिए यूज करते हैं, आप ये भी खरीद सकते हैं। यहाँ पे फर्टिलिटी गॉड का जो एक सिंबल है इसे फैलस कहा जाता है। इसका आपको यहाँ टेम्पल भी मिलेगा पुनाखा में। सो फैलसेस ये किचन फॉर्म में भी आते हैं, ये इस प्रकार के बड़े फॉर्म में भी आते हैं। एंड दीज फैलसेस आर जनरली कंसिडर्ड टू बी वेडिंग ऑफ इविल्स फ्रॉम योर होम। तो अगर आप इसको घर में रखते हैं, दरवाजे पे टांगते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि आपके घर में इविल की जो नज़र है वो नहीं होगी और फर्टिलिटी बढ़ेगी। तो आप जब भी भूटान आएँगे आपको ये सारे लोकल आर्किटेक्चर और लोकल थुंका या इस प्रकार की बैग्स यहाँ पे खरीदने को मिलती हैं। ज़्यादातर इस टाइप के आइटम हमें इंडिया में भी मिल जाते हैं, पर कुछ आइटम्स काफ़ी यूनिक हैं। यहाँ पे सबसे यूनिक चीज़ जो है ये वाइन पोरिंग ग्लास है। भूटान में वाइन इससे पोर की जाती है। इस वाइन पोरिंग ग्लास को लकड़े से बनाया जाता है और इसमें ऊपर आपको 2 छेद मिलते हैं। ये जो पहला छेद है अ, इससे वाइन पोर की जाती है इस तरीके से, और ये जो दूसरा छेद है इसमें वाइन पोर करने के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे ही आप वाइन यहाँ पे डालेंगे, वाइन यहाँ से भरते हुए नीचे चली जाएगी। आप इस छेद को बंद कर देंगे और इस छेद को बंद करने के बाद में यूज करते वक्त आप इसे इस तरीके से यूज करेंगे। बहुत ही एक सुवेनियर टाइप का आइटम, अगर आप घर में रखना चाहते हैं, वाइन पीते हैं, जरूर इसे कलेक्ट कीजिएगा। दोस्तों, भूटान में हमारा छठा दिन, क्या यादगार जर्नी रही है। आज हम जाने वाले हैं फर्टिलिटी गॉड टेम्पल, यानी मैडमैन टेम्पल। मैं पुनाखा में हूँ। मेरे पीछे जो आप एक छोटी सी मंदिर टाइप की रचना देख रहे हैं इसे चौटिन कहा जाता है। जो बुजुर्ग होते हैं भूटान में वो अपनी अच्छी उम्र, लंबी उम्र और हेल्दी उम्र के लिए चौटिन में आके प्रेयर्स अदा करते हैं। दूर से दिखने में ये काफी बुद्धिस्ट टेम्पल की तरह लगता है, बट आप जब लोकल से बात करते हैं तब आपको पता चलता है कि एक चौटिन में और एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में क्या फर्क है। आज हम यहाँ से निकलेंगे पारो की तरफ। पुनाखा ये हाइट में नीचे होने के कारण कंपैरेटिवली यहाँ पे थोड़ी गर्मी ज्यादा है, बट जैसे हम पारो जाएंगे वापस हमें ठंड का एहसास होगा। पारो ये थिम्पू के बाद भूटान की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। भूटान में कुछ चीजें जो मुझे बड़ी ही अजीब सी लगी, जो मैं चाहूंगा कि आप भूटान आने से पहले प्लान करें, कि यहाँ पे लोग शाम को 9 बजे से पहले डिनर कर लेते हैं। तो 7 से 9 ये इनका स्टैंडर्ड डिनर टाइम है।
और अगर आप इंडिया से आ रहे हैं, आपके दिमाग में है कि यहाँ भूटान जाएँगे, पार्टी करेंगे, एन्जॉय करेंगे, तो दोस्तों 9 बजे तक खाना खत्म हो जाने के बाद किस प्रकार से आप अपनी पार्टी प्लान करते हैं, देख लीजिएगा। क्योंकि ये मुझे बाकी देशों से थोड़ा अलग-थलग लगा। 1999 तक भूटान में टीवी नहीं था, तो लोग यहाँ पे जनरली टेक्नोलॉजी से दूर रहना पसंद करते हैं और बड़े ही साफ-सुथरे और आसान ज़िंदगी जीना पसंद करने वाले लोग हैं। इनकी ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं होती, तो ज़्यादा मटेरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स नहीं है, इस वजह से इनकी ओवरऑल शैली ऐसी है कि 9 बजे तक इनका डे ऑफ हो जाता है। मैं ठंड में भूटान आया हूँ, तो 5:30 बजे इस प्रकार से अंधेरा हो जाता है जैसे किसी नॉर्मल इंडिया के शहर में रात के 8 बज गए हों और सुबह 5 साढ़े 5 6 बजे तक इस प्रकार से धूप खिलाती है जैसे कि इंडिया में किसी शहर में सुबह के 10 बज गए हों। तो दिन जल्दी शुरू होता है, सुबह ब्रेकफ़ास्ट भी इनका 7 ओ क्लॉक टू 9 ओ क्लॉक के बीच में सब हो जाता है। तो काफ़ी जल्दी उठने वाला और काफ़ी जल्दी सोने वाला ये देश, यहाँ पे पार्टी करना थोड़ा मुश्किल है। पुनाखा का फर्टिलिटी टेम्पल, ये डिवाइन मैडमैन की मेमोरी में बनाया गया, उनके कज़िन ने बनाया हुआ फर्टिलिटी टेम्पल पुनाखा में लोकेटेड है। ऐसा माना जाता है कि डिवाइन मैडमैन 16वीं शताब्दी में एक ऐसा बुद्धिस्ट मॉन्क था, जो बिल्कुल ही अलग-थलग अंदाज़ से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते थे। ये अधनंगे घूमते थे, वाइन पीते थे, इनको फीमेल्स का शौक था, बट जादूगर थे। भूटान का नेशनल एनिमल जो ताकिन है, ये ताकिन भी इन्होंने ही बनाया था गोट मीट और काऊ मीट से। एक डोचुला पास पे एक डायन थी, जिसको ऐसा माना जाता है कि डिवाइन मैडमैन ने मारा और मारने के बाद इसके पीछे वो छोटे से एक ज़मीन के टुकड़े में उसको उन्होंने दफ़न कर दिया। ये उनके कज़िन ने उनके लिए बनाई गई एक मॉनेस्ट्री है। इफ यू आर अनेबल टू कंसीव और हैव अ बेबी, तो भूटान में ये मान्यता है कि अगर आप यहाँ आते हैं, अपना सर टेक के यहाँ पे मन्नत मानते हैं, तो आपको जो इनफर्टिलिटी का इश्यू है, वो सॉल्व हो सकता है। तो दिस इज़ नोन एज़ द डिवाइन मैडमैन्स फर्टिलिटी टेंपल। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल भूतनी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। जैसे किसी भी आप बुद्धिस्ट टेंपल में देखेंगे, आपको नीचे की ओर ये मंत्र लिखे हुए हैं, जो आम तौर पे बुद्धिस्ट लोग जब भी मंदिर आते हैं, जैसे हिंदूज़ एक कंप्लीट सर्कल प्रदक्षिणा जिसको कहते हैं करते हैं, सेम प्रकार से बुद्धिस्ट लोग भी करते हैं। बस फ़र्क ये है कि ये करते वक़्त ये इन रोलर्स को घुमाते हैं और ऐसा माना जाता है कि इन रोलर्स पे कुछ मंत्र लिखे हैं, जिनकी ध्वनि या आवाज़ ऊपर बैठे भगवानों तक पहुँचती है और इससे आपकी मन्नत पूरी हो सकती है। इफ यू आर लूकिंग फॉर blessings, if you're trying to have a baby and unable to conceive, the Divine Madman's Fertility Temple in Punakha is a temple you guys must visit. Otherwise, also a complete, beautiful historic monument you should not ignore during your visit to Bhutan. पिछले कई दिनों में जब मैं भूटान में ट्रैवल कर रहा था, पहाड़ियों की चोटी में, बीच में, जहाँ कहीं भी जगह मिले, ऐसे छोटे-छोटे स्तूपा रखे गए हैं। बहुत सारे स्तूपा हर जगहों पे पाए जा रहे हैं। तो मैंने अपने गाइड से पूछा कि इन स्तूपाओं का क्या मतलब है? तो पता चला कि इन स्तूपाओं का रिलीजियस मतलब है। सो दोस्तों, ये जो स्तूपा है, ये 2 अलग-अलग सिचुएशंस में भूटान में लोग बनाते हैं। हर साल एनुअल फेस्टिवल के दरमियान स्तूपाओं को घर में लोग बनाते हैं। फैमिली एक साथ मिल के 108 स्तूपा बनाती है। ये क्ले से बनते हैं और इन्हें माउंटेन्स में या इस प्रकार से मंदिरों के पास में रखे जाते हैं ब्लेसिंग्स पाने के लिए। और दूसरी सबसे खास वजह इन स्तूपाओं को बनाने की ये है कि अगर किसी भूतनीज़ घर में डेथ हो जाए, तो उसके बाद में 21 दिन का जो एक मॉर्निंग पीरियड होता है, हमारे यहाँ 10वीं, 13वीं या डिपेंड करता है रिलीजन के मुताबिक नंबर ऑफ डेज़ ऑफ मॉर्निंग अलग-अलग होता है। भूटान में ये 21 दिन की मॉर्निंग होती है। तो 21 दिन के दरमियान घर के सभी लोग उस व्यक्ति की एशेस, क्योंकि भूटान में क्रीमेशन ये फॉर्मेट है, जैसे हिंदुइज्म में क्रीमेशन का फॉर्मेट है, तो उसी तरीके से भूटान में भी बुद्धिस्ट कल्चर में क्रीमेशन का फॉर्मेट है। तो क्रीमेशन के बाद में उनकी उस क्रीमेटेड ग्राउंड की मिट्टी और क्ले के साथ में इस प्रकार के 108 स्तूपा बनाए जाते हैं और 21 दिन के तत्पश्चात ये अलग-अलग जगहों पे पहाड़ों में और मंदिरों में रखे जाते हैं। तो ये छोटे-छोटे स्तूपा अगर आप देखते हैं, तो इसका रिलीजियस महत्व है। इनफैक्ट मैं अभी आपको दिखाऊँगा कि अंदर पूरे टेम्पल में स्तूपा ही स्तूपा रखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं पूरी अंदर तक स्तूपाओं की लाइन लगी हुई है। ये सारे रिश्तेदारों ने अपने उन घर के व्यक्तियों के लिए यहाँ छोड़ के गए हैं जो किसी कारणवश इस दुनिया में नहीं रहे। तो आज हम चढ़ाई कर रहे हैं टुवर्ड्स टाइगर्स मॉनेस्ट्री। ये सी लेवल से 3100 मीटर की ऊंचाई पे है। यहाँ पे चढ़ते वक्त आपको तकरीबन 7 से 8 घंटे की तैयारी करके आना है।
आपको यहाँ पे घोड़े यानी खच्चर भी मिल जाते हैं, बट ये सिर्फ हाफ वे तक जाते हैं। कोविड से पहले यहाँ पे कोई एंट्री फी नहीं हुआ करती थी, बट कोविड के बाद में अब बेस कैंप से जहाँ पे गाड़ी पार्क होती है वहां से आगे आपको 1000 रुपए यानी 1000 न्यूट्रम की फीस लगने वाली है। भले आप मॉनेस्ट्री तक जाएं या आप कॉफी शॉप तक जाएं, आपको फीस जरूर लगेगी। आप काफी सारी पानी की बोतल्स कैरी करें, लाइट वेट रहें और चढ़ाई के लिए लाइट ट्रेवल पैक करें। आपको यहाँ पे रेंट पे डंडियां भी मिल जाती हैं इन केस यू नीड वॉकिंग स्टिक्स। इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर एजेड पीपल, वो बेस कैंप तक आ सकते हैं। यहाँ से आगे की चढ़ाई थोड़ी स्टीप हो जाती है। तो सुबह सुबह 8 बजे हम शुरुआत कर रहे हैं, देखते हैं आगे की जर्नी में क्या खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो चलिए। सो दोस्तों, सांस फूल गई और मुश्किल से 10-15% ही चढ़ाई हो पाई है। पिछले 40-45 मिनट से चढ़ रहा हूँ और आपने आपने शुरुआत की वीडियो में देखा होगा कि मैं एक जैकेट पहन के था। जैकेट निकाल के रखने की नौबत आ चुकी है और पसीना पसीना हो गया हूँ। अभी किसी ने बताया कि अभी तो 25% भी क्रॉस नहीं हुआ है, तो आगे चलते चलते शायद से ये तोंद निकल जाए, गायब हो जाए, तो टाइगर नेस्ट आने का सबसे बड़ा फायदा होगा वेट लॉस। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। सो दोस्तों, हफ्ते हफ्ते और सांस फूलते फूलते 2 घंटे की मेहनत के बाद अब जाके मैं कहीं पहुंचा हूँ, कैफेटेरिया। यहाँ से आपको दिखता है ये ब्यूटीफुल टाइगर्स नेस्ट मॉनेस्ट्री का व्यू। अगर आप कैफेटेरिया आते हैं, यहाँ पे सारी प्राइजेस तकरीबन नॉर्मल प्राइजेस से दोगुनी है, बट आप इतने थक चुके होंगे कि आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप यहाँ पे जरूर रुक के कॉफी पीजिएगा और हो सके तो बाहर की तरफ बैठिए, क्योंकि व्यू बहुत खूबसूरत है। जितना डिस्टेंस अभी तक हमने कवर किया है, इतना ही डिस्टेंस अभी और बाकी है। तो 2 घंटे और चलने के बाद पहुंचेंगे टाइगर्स नेस्ट मॉनेस्ट्री और आगे देखेंगे कि वहां की खूबसूरती वहां पहुंचने के बाद कैसी लगती है। इतना मुश्किल है यहाँ तक आना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर आपकी घुटनों में दर्द है, अगर आप किसी बीमारी के शिकार हैं, तो 2 बार सोचिएगा। बट अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो ये नज़ारा आपकी इस पूरी मेहनत को सफल कर देगा। आप आगे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये खूबसूरती से बिल्कुल एक माउंटेन को कार्व करके बनाया गया है। वैसे मैं अभी तक यहाँ पहुंचा नहीं हूँ। गाइड ने जस्ट हमें बताया है कि यहाँ से कुछ 100 स्टेप्स नीचे जाने हैं और फिर 100 स्टेप्स ऊपर आने हैं। पिछले 3.5 घंटों में जो भी मुझे मिल रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, वो मुझे एक ही चीज बोल रहा है कि बस आप पहुंच गए, आप पहुंच गए। अब पता नहीं और कितना दूर है। एक बार जब वहां पहुंच जाता हूँ तो आपको बताता हूँ कि अंदर से ये कितना खूबसूरत है। बारिश का माहौल हो रखा है, बस फिंगर्स क्रॉस्ड है कि बारिश ना हो जाए हम वापस आने तक, वरना ऑलरेडी ठंड पड़ी हुई है, उसमें भीग जाएंगे। दोस्तों, फाइनली पहुंच गए टाइगर्स नेस्ट। 460 के आसपास जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे वो उतरने के बाद और तकरीबन तकरीबन 150 स्टेप्स चढ़ने के बाद अब हम पहुंचे हैं एंट्री पॉइंट, जहां से चालू होता है टाइगर्स नेस्ट मॉनेस्ट्री का व्यू। यहाँ पे कटेगी टिकट और आगे भी कुछ स्टेप्स हैं। माहौल हो रखा है बारिश वाला, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। मैं फिंगर्स क्रॉस कर रहा हूँ कि बारिश ना हो, क्योंकि इतनी सारी स्टेप्स वापस हमें उतर के चढ़ के वापस बेस कैंप तक जाना है, जिसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 2 घंटे लगेंगे। ये सफर पूरा करने में जहां तक मेरा अंदाजा है, हमें 4 घंटे के आसपास का समय लगा है। तो पूरा दिन यहाँ चला जाएगा, बट इट इज एब्सोल्युटली वर्थ विजिटिंग वंस इन योर लाइफ टाइम। इफ यू आर इन भूटान, यू कैन नॉट मिस द टाइगर्स नेस्ट। सो दोस्तों, 8.5 घंटे की टाइगर्स नेस्ट की जर्नी खत्म करके हम लोग पहुंचे अपनी कार, और उसके बाद में हम लोग आए हैं हॉट स्टोन बाथ। सुबह 9 बजे हम लोगों ने चढ़ाई चालू की थी और ये चढ़ाई खत्म करते करते हमें बज गई थी 5:30 पौने 6। कंप्लीट अंधेरा हो गया था, बिकॉज हम विंटर्स में आए हैं इस वक्त भूटान, तो शाम का समय बहुत जल्दी चालू हो जाता है। हम जस्ट बस तक पहुंचे और अंधेरा हो चुका था। अब इस 9 घंटे की चढ़ाई की थकान को उतारने के लिए हम लोग आए हैं हॉट स्टोन बाथ एक्सपीरियंस करने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्टोन्स हैं, जो नदी में पाए जाते हैं, पहाड़ों पे पाए जाते हैं, इनको इन्होंने पिछले कई घंटों से गर्म करने के लिए रखा हुआ है। और ये मेरे ख्याल से अभी जो उन्होंने बताया कि 5 से 6 घंटे कम से कम ये गर्म हो रहे हैं। और अब ये स्टोन्स इस तरीके से उठाए जाएंगे, जैसे अभी उठा रहे हैं, देख रहे हैं बिल्कुल लाल है। और फिर इन स्टोन्स को पानी में इस प्रकार से डाला जाता है और ये पानी
में डालने के बाद इनको यहाँ पे मूव कर दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टोन्स हैं। तो इन स्टोन्स की गर्मी की वजह से पानी गर्म हो जाता है। और ये जो आप पत्ते देख रहे हैं, दीज आर ऑल जिनसेंग हर्ब्स, जो भूटान में लोकल लोग यूज करते हैं अपनी थकान दूर करने के लिए। तो कई ज्यादा प्रॉब्लम्स, स्किन रिलेटेड इश्यूज हो या आपको अर्थराइटिस हो या आपको थकान हो इस प्रकार की, तो हॉट स्टोन बाथ जनरली रिकमेंड किया जाता है। अब आइए इनसाइड से देखते हैं कि वो अंदर से कैसे दिखता है। तो दोस्तों ये अंदर की साइड है। पहले हमने बाहर से देखा कि वहां पे वो लोग गरम स्टोन डाल रहे थे और यहाँ पे दो लोग आराम से हॉट स्टोन बाथ ले सकते हैं। ये पानी आपको देखने में तो बिल्कुल ही काला टाइप का लगेगा, बिकॉज इसमें बहुत सारे हर्ब्स डाले हुए हैं। तो इस वजह से आपको इसका इफेक्ट जो है वो काला जैसा दिखता है। बट ऐसा माना जाता है कि अगर आप इतनी लंबी हाइकिंग करके आए हैं तो ये 1 आवर की थेरेपी आपकी पूरी थकान को दूर कर सकती है। और अब मैं जा रहा हूं 1 घंटे स्टोन बाथ एंजॉय करने। तो चलो स्टोन बाथ एंजॉय करने के बाद मिलते हैं। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द फाइनल डे ऑफ आवर जर्नी इन मैजेस्टिक भूटान। आज हम हमारी जर्नी की फाइनल लेग पे हैं। आज निकलेंगे पारो से फुचुलिंग की तरफ, जहां पे हमारा नाइट स्टे होगा। और कल सुबह सुबह हम पहुंच जाएंगे इंडिया, जहां से हम जाएंगे बागडोगरा और बागडोगरा से पकड़ेंगे हमारी मुंबई की फ्लाइट। सो गाइज ऑन द वे टू द इंडिया बॉर्डर हम लोगों ने लंच के लिए यहाँ पे हाईवे होस्ट पे रुके और यहाँ पे हमें कुछ अमेजिंग दो जेंटलमैन मिले। ये सीधा नेदरलैंड से आए हैं और ये 4 महीने की अपनी बाइक राइडिंग जर्नी पे है, जहाँ पे इनका आखिरी 1 महीना बचा है। ये कौन से देश ट्रैवल करके आए हैं और कहाँ जाने वाले हैं, अगली कॉन्वर्सेशन हम फ्रांक से सुनेंगे, who's from Dutchland and the Netherlands, and he's going to explain to us in English what exactly has the last 4 months been for his journey and what they intend to do in the next 1 month. Frank, over to you. Hi, I'm fine. We had an incredible journey. We flew to Kazakhstan, and then from Kazakhstan we went to Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, go back to China, and have some wonderful trip in China. So from China we went to Tibet. From Tibet we got to the border of Nepal, and in Nepal we had some days traveling around. And now from Nepal we just arrived to Bhutan today, this morning. From India, we crossed India to be in Bhutan, and the first day in Bhutan, we have a 7 day trip. So it's my dream to get to Bhutan, and I'm here. After Bhutan, where do you intend to head to? After Bhutan, we have to go to India, and then we have to go think about going back because our wives are in Holland, and we are already 2 months on the road, and in 4 weeks, then we have to go home after 3 months. All right. So once you are back in, once you reach Mumbai, Yes. all right, what day do you estimate that to be? When would you probably be in Mumbai? It would be somewhere 22, 23, 28 November. It's total flexible. We don't have a schedule, and we'll see day by day. So how many kilometers have you traveled in the last 3 months, if I'm not mistaken? 2 months on the road already, and we traveled 16,000 kilometers yet. And we didn't have any problem with our bikes. Only one flat tire. That's all. And that's the BMW GS Adventure. Triple Black. Triple black. Yes. Yeah, the GS Adventure Triple Black. It's a perfect bike. So these are two friends who are doing this together, your friends? Yes, it's my friend. And together we travel, and it's our dream trip. So Christian, can we have you with the camera? We're going to record you and give you the clip any which ways. So, hello. Yes, hi Christian. Hi, Please nice tell to meet me you. please tell me about your experience of. Yeah, it was Traveling. fantastic. It is what, as Frank already explained, we are now traveling for 2 months, and we have seen a lot. If I now look back at the pictures we made in the first week, it all almost looked like ages ago, while it's only 2 months ago. So that's we met a lot of very nice people, very interesting people. We have seen a lot of beautiful things. So it was a fantastic adventure so far. ये जर्नी हमारे नेचर को बहुत करीब लाने वाली, बहुत खूबसूरत नज़ारे दिखाने वाली और एक यादगार जर्नी रही। इस सफर में हम लोगों ने बर्फीले पहाड़ देखे, हम लोगों ने टाइगर्स नेस्ट देखा, हम लोगों ने राजाओं के महल, यहाँ तक कि सबसे बड़ा बुद्धा जो भूटान में है उसे भी देखा। आई होप हमारी इस जर्नी में आपको जो जो वीडियोस में हम लोगों ने ग्लिम्सेस दिखाए आपको पसंद आए होंगे, और आप जब अपनी भूटान की जर्नी प्लान करेंगे इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल आप ज़रूर करेंगे।